हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर श्वेता आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि चेंज ऑफ सीज़न के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आजकल रेनी सीज़न स्टार्ट हो गया है जिसमें कि मौसम हमेशा बदलते रहता है। टेम्परेचर कभी गर्म हो जाता है, कभी रेनी सीज़न की वजह से कोल्ड हो जाता है। तो ऐसे सीज़न के लिए आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे डल्का मारा के बारे में। डल्का मारा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि चेंज ऑफ सीज़न के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और आप मेरे लाइव सेशन को ज़रूर अटेंड किया करिए। लाइव सेशन एवरी सैटरडे 1 o'clock होता है। उसमें आप अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं मुझसे डायरेक्टली, मैं उसका आंसर उसी समय दे दूँगी। तो लाइव सेशन ज़रूर अटेंड किया करिए, एवरी सैटरडे 1 o'clock को होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम डल्का मारा की ड्रग पिक्चर के बारे में बात करेंगे। उसके फिजियोलॉजिकल एक्शंस यानी कि बॉडी के किस किस पार्ट को वो अफेक्ट करता है और उस पार्ट्स को अफेक्ट करने से कौन से सिम्टम्स आते हैं, कौन से कंप्लेंट्स आते हैं उसके। और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे उसके क्लिनिकल कंडीशंस के बारे में कि किन किन बीमारियों में आप उसे ले सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डल्का मारा के ड्रग पिक्चर के बारे में। इसका कॉमन नेम है बिटर स्वीट। इसको बिटर स्वीट के नाम से भी जाना जाता है। फैमिली इसकी सोलेनेसी है। चलिए शुरू करते हैं इसके फिजियोलॉजिकल एक्शन के बारे में। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यह अफेक्ट करता है तो पैरालिसिस कॉज करता है, मतलब पैरालिसिस हो जाएगा। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ये अफेक्ट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो उसको जब ये अफेक्ट करता है तो पैरालिसिस हो जाता है, कन्वर्जेंस आता है। कन्वर्जेंस जो है यानी कि फिट्स का आना, मिर्गी का आना को कन्वर्जेंस कहते हैं। सेकेंड इसके ये है म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है। जब ये म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है तो कैटारल इन्फ्लेमेशन होता है। कैटारल इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से लेना है कि या तो वो जैसे कि नोज़ को अगर ये अफेक्ट कर रहा है तो नोज़ को जब अफेक्ट करता है तो उसमें थिक डिस्चार्ज होगा। और लंग्स को जब ये अफेक्ट करता है, चेस्ट कंप्लेंट को, थ्रोट को, तब उसमें थिक बलगम फॉर्म होता है। बलगम बहुत ज़्यादा चिकट स्टिकी बलगम निकलता है। किडनीज़ को जब ये अफेक्ट करता है, जब ये किडनीज़ को अफेक्ट करता है तो बीपी इंक्रीज्ड हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड हो जाता है और एल्ब्यूमिनेरिया होता है। यानी कि यूरिन टेस्ट अगर आप यूरिन रूटीन कराएंगे तो उसमें एल्ब्यूमिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहेगी। तो किडनीज़ को भी ये अफेक्ट करता है। तो जिनको एल्ब्यूमिनेरिया का प्रॉब्लम है या इंक्रीज्ड बीपी का प्रॉब्लम है तो उसके लिए, ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उनके लिए डल्का मारा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जब स्किन को ये अफेक्ट करता है तो अर्टिकेरिया कॉज करता है। अर्टिकेरिया यानी कि जैसे चकत्ता फॉर्म हो जाता है मच्छर के काटने से, तो ऐसे ही रेज्ड जो है उठा हुआ रहेगा और जो है चकत्ते फॉर्म हो जाएंगे। पित्त जिसको कहते हैं उभर गया है, तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है डल्का मारा। एरिदीमा के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। एरिदीमा होता है रेडनेस स्किन में हो जाएगा, तो उसके लिए बोलते हैं स्किन का कलर जो है रेड हो जाएगा, तो उसे एरिदीमा कहते हैं। एरिदीमा के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट है एक्जिमा। एक्जिमा यानी कि एचिंग भी होगा, रेडनेस भी होगा और आपका वो पार्ट स्वेल भी हो जाएगा, सूज जाएगा। नेक्स्ट सिम्टम है फाइब्रस मेम्ब्रेन। जब फाइब्रस मेम्ब्रेन को ये अफेक्ट करता है तो उसमें रूमेटॉइड इन्फ्लेमेशन होता है। रूमेटॉइड इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि नी जॉइंट को ये अफेक्ट कर, जॉइंट्स जितने भी हैं अपने बॉडी में तो जॉइंट्स को ये अफेक्ट करेगा। और जैसे कि नी जॉइंट को अफेक्ट करे या फिर स्मॉल जॉइंट्स में फिंगर्स आ गए या फिर अपना फुट के जॉइंट्स आ गए, उसमें स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। तो ये जॉइंट्स में जो गैप होता है, जैसे नी जॉइंट को जब ये अफेक्ट करेगा तो उसमें जो गैप
होता है वो कम हो जाता है, जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है नी जॉइंट में और वो उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगा और जॉइंट स्टिफनेस हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए क्लिनिकल कंडीशंस के बारे में जानते हैं कि किस बीमारी में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन है एडिनाइटिस। एडिनाइटिस जो है, एडिनाइटिस का मतलब क्या होता है, लिम्फ नोड्स और ग्लैंड्स में सूजन आ जाती है, लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाता है। जो नेक के लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें सूजन आ जाती है। ग्लैंड्स हमारे बॉडी में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड होता है और टॉन्सिल्स होता है, ये सब में भी सूजन आ जाती है। तो इसके लिए बहुत इफेक्टिव है डल का मारा। सेकेंड है अस्थमा। अस्थमा का मतलब क्या होता है, अस्थमा में क्या होता है, जो अस्थमा की वजह से एयर पैसेजेस जो होते हैं वो नैरो हो जाते हैं। नैरो होने की वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, दिक्कत आती है। और फिर उसकी वजह से और जो है इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन होता है। म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज होने का मतलब है कि बलगम बहुत ज़्यादा बनता है, कफ बहुत ज़्यादा बनता है, जो कि स्टिकी होता है, थिक होता है। थर्ड है फेशियल न्यूराल्जिया। फेशियल न्यूराल्जिया में क्या होता है, जो ट्राइजेमाइनल नर्व होता है जो कि ब्रेन से आता है, वो उसमें इरिटेशन की वजह से सडन स्टैबिंग इलेक्ट्रिक शॉक लाइक फेशियल पेन होता है। मतलब कि फेस का एक भाग बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जैसे पास हो गया है, इस तरीके की पेन होती है वहाँ पर, और सडनली आएगा, सडनली स्टैबिंग पेन होगा। तो ये किस वजह से होता है, जो ब्रेन से ट्राइजेमाइनल नर्व आता है उसमें इरिटेशन हो गया है, तो उससे ये होता है, और वन साइड फेस को ही ये अफेक्ट करता है। नेक्स्ट सिम्टम है हर्पीज जोस्टर। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये हर्पीज जोस्टर है, जो कि ब्लिस्टर फॉर्म हो जाता है। अर्ली स्टेजेस क्या है इसके, हर्पीज जोस्टर बिगिंस एज स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स। जैसा कि मैंने पिक्चर में बताया था कि स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स होंगे दैट आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर, और ये ग्रुप में ही होते हैं। प्रोग्रेशन अगर आगे बढ़ता है, जैसे हर्पीज आगे बढ़ेगा तो वो कैसे होगा, ब्लिस्टर्स कैन ब्रेक ओपन रिलीजिंग फ्लूइड एंड फॉर्मिंग पेनफुल ओपन सोर्स। तो जो है ओपन सोर्स बन जाते हैं। ब्लिस्टर जब ब्रेक हो जाता है, फूट जाता है, तो उसमें से वो फ्लूइड रिलीज होता है और पेनफुल अल्सर का रूप ले लेता है। उसके बाद क्या होता है, क्रस्टिंग होता है। क्रस्टिंग में क्या होता है, एज द सोर्स हील्स, ये ओपन सोर्स जब हील होते हैं, दे डेवलप अ क्रस्ट विच इवेंचुअली फॉल्स ऑफ। तो जो क्रस्ट होते हैं, क्रस्ट जैसे आपको कभी चोट लगी होगी तो उस समय क्या होता है, जब ब्लीडिंग रुक जाता है तो स्कैब फॉर्मेशन हो जाता है, उसके ऊपर एक पपड़ी एक तरीके की जम जाती है, और वो पपड़ी जो होती है वो अपने आप फॉल हो जाती है, तो इसे ही क्रस्ट कहते हैं। तो ओपन सोर जब ब्लिस्टर फूटता है तो वो बन जाता है ओपन सोर हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, बहुत रेड हो जाता है वो पार्ट। तो वो रेडनेस होने के बाद में क्रस्ट फॉर्मेशन होता है जो कि अपने आप गिर जाता है। उसके बाद में ये लोकेशन कहाँ पर हर्पीज पाया जाता है। हर्पीज का लोकेशन क्या है, हर्पीज सोर्स कैन अकर इन वेरियस लोकेशंस इंक्लूडिंग द माउथ, जेनाइटल्स, बटक्स और लोअर बैक। तो ये जो है माउथ में हो सकता है आपका, जेनाइटल्स यानी कि प्राइवेट पार्ट्स में भी होता है हर्पीज, बटक्स में होता है और लोअर बैक में होता है। इनिशियल आउटब्रेक क्या है, इनिशियल आउटब्रेक में क्या होता है, फर्स्ट टाइम अ पर्सन एक्सपीरियंसेस herpes, the outbreak is typically more severe with a greater number of blisters and potential for systemic symptoms like fever और body ache। तो इनिशियली जब फर्स्ट टाइम पेशेंट को हर्पीज़ होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वो सीवियर रहता है और बहुत ज़्यादा ब्लिस्टर होते हैं, बॉडी में फॉर्म हो जाते हैं, साथ ही फीवर और बॉडी एक भी होगा। अगर उसको दोबारा से अगर हो रहा है हर्पीज़,
तो उसमें क्या होता है, जो बहुत ही सीवियर नहीं रहता है वो लेस सीवियर रहता है और बहुत ही थोड़े समय में लास्ट हो जाता है, बहुत ही थोड़े समय में ख़त्म हो जाता है, ठीक हो जाता है। नेक्स्ट सिम्टम है पैरालिसिस। पैरालिसिस कॉज्ड बाय डैमेज टू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और डैमेज टू नर्व। तो कभी जैसे ब्रेन के में इंजरी हो गई रहेगी, कभी हम गिर गए रहते हैं बचपन में या कभी गिरे होंगे, तो उसकी वजह से कभी ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व, कोई नर्व जो है इंजर हो जाता है, चोट लग जाती है उसमें, तो उसकी वजह से पैरालिसिस होता है। तो ब्रेन की निचला हिस्सा, ब्रेन जहाँ ख़त्म होता है उसी के नीचे के पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ से वो पूरी रीढ़ की हड्डी में ये स्पाइनल कॉर्ड जाता है। ब्रेन से स्टार्ट होगा और नेक से पूरा स्टार्ट होके पूरा नीचे के अपना जो कमर का निचला हिस्सा होता है जहाँ पे टेल बोन बोलते हैं, वहाँ तक ये स्पाइनल कॉर्ड जाता है। और स्पाइनल कॉर्ड में अगर इंजरी हो गई तो वो पार्ट जो है वो पैरालाइज हो जाता है। या फिर नर्व्स में कभी स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स भी निकलती हैं, तो नर्व्स में कभी इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से भी पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं। अर्ली सिम्टम्स पैरालिसिस के कौन से होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि हो सकता है कि पैरालिसिस फ्यूचर में हो, तो आप इससे डायग्नोस कर सकते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट आप तुरंत ले लीजिए। अर्ली सिम्टम्स पैरालिसिस के ये हैं जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। मसल वीकनेस होता है पहला सिम्टम्स, मसल में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगी, कमज़ोरी लगेगी। सेकंड है नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन। नमनेस यानी कि कोई पार्ट जो है सुन्न हो जाता है या फिर बहुत झंझनाहट रहती है। अगर ज़्यादा देर तक उस पार्ट को दबा के रखें, जैसे पालथी मारकर बैठा जाता है तो पैर दब जाता है, तो उसमें कैसा होता है, टिंगलिंग सेंसेशन शुरू हो जाता है, मतलब झंझनाहट शुरू हो जाती है। तो वो भी एक सिम्टम है फ्यूचर में पैरालिसिस होने का। थर्ड है मसल क्रैम्प्स और स्टिफनेस। मसल में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ रहा है और क्रैम्प बहुत आ रहा है, तो ये भी सिम्टम है फ्यूचर में पैरालिसिस होने के। नेक्स्ट सिम्टम है पेम्फिगस। पेम्फिगस इज अ रेयर ग्रुप ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस दैट कॉज ब्लिस्टर्स एंड सोर्स ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स लाइक माउथ, थ्रोट एंड जेनाइटस। तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है जिसमें कि अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी के सेल्स को मारने लगता है, जिसकी वजह से ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाता है। जैसा कि मैंने हर्पीज़ में भी दिखाया था, वैसे ही सेम ब्लिस्टर्स यहाँ भी बनते हैं। और सोरनेस हो जाता है स्किन में और म्यूकस मेम्ब्रेन में। सोरनेस यानी कि रेडनेस हो जाता है। माउथ, जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन से मतलब होता है माउथ, थ्रोट या जेनाइटस, प्राइवेट पार्ट्स में ब्लिस्टर फॉर्म होगा और सोरनेस हो जाएगा। दीज ब्लिस्टर्स कैन बी पेनफुल एंड कैन ब्रेक ओपन ईजिली फॉर्मिंग सोर्स। तो जैसा कि मैंने बताया था, हर्पीज़ में भी जब ब्लिस्टर्स ब्रेक हो जाता है, फूट जाता है, तो उसमें से जो फ्लूइड बाहर निकलता है, तो वो फ्लूइड बाहर निकलने की वजह से वहाँ पर सोरनेस हो जाता है, फूट जाता है और वो सोरनेस हो जाता है, यानी रेडनेस हो जाता है बहुत ज़्यादा, और इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं उस जगह पर। तो सोरनेस हो जाता है। पेम्फिगस इज़ नॉट कंटेजियस। तो पेम्फिगस जो है वो कंटेजियस नहीं होता है, छूने से फैलता नहीं है। कॉमन टाइप इसके कौन से हैं? मोस्ट कॉमन टाइप इज पेम्फिगस वल्गैरिस विच कैन अफेक्ट माउथ, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। सिम्टम इसके क्या कौन से हैं? सिम्टम्स पेम्फिगस के क्या रहते हैं? जैसा कि मैंने बताया अभी, पेनफुल ब्लिस्टर्स, सोर्स एंड इरोजन ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो पेनफुल ब्लिस्टर्स होंगे, सोर्स होगा एंड इरोजन ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन यानी वही माउथ में, थ्रोट में और स्किन में होते हैं ये इरोजन्स, यानी कि वो पार्ट जैसे जल गया हो, इस तरीके का इरोजन्स हो जाता है। नेक्स्ट सिम्टम है राइनाइटिस। राइनाइटिस इज व्हेन अ रिएक्शन अकर्स दैट कॉजेज नेजल कंजेशन, रनी नोज, स्नीजिंग एंड ईचिंग। तो राइनाइटिस में जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस होता है ना, तो उसमें सर्दी हो जाती है,
नाक जो होता है, नोज़ जो होता है वो रेड हो जाएगा, रनी नोज़ रहेगा यानी कि नोज़ से पतला डिस्चार्ज होगा, स्नीजिंग होगा, बहुत ज़्यादा छींकें आएंगी, इचिंग भी बहुत ज़्यादा नोज़ में होगा। नेक्स्ट सिम्टम है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया यानी कि पित्त जो उभर आता है मच्छर के काटने से, जैसे कि चकत्ते फॉर्म हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं अर्टिकेरिया, पित्त का उभरना। तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है डल्का मारा। राइनाइटिस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है एंड रूमेटिज़म के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है डल्का मारा। रूमेटिज़म के बारे में जानते हैं। देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है। ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये थिक हो गया है। थिक होने की वजह से जो ये फिंगर है, यहाँ देखिए, ये फिंगर में देखिए डिफॉर्मिटी हो गई है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होता है वो थिक हो गया है और जिसकी वजह से फिंगर में डिफॉर्मिटी हो गई है। नी जॉइंट को देखिए कैसे अफेक्ट करता है। इरोजन ऑफ ब्रेन्स, इरोजन ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। तो जो बोन्स एंड कार्टिलेज है, ये जो है बोन्स एंड कार्टिलेज है, यहाँ पर लॉस होने लगता है बोन्स एंड कार्टिलेज का, जिसकी वजह से ये देखिए गैप फॉर्म हो गया है। गैप फॉर्म होने की वजह से साइनोवाइटिस यानी कि वो जगह इन्फ्लेम्ड हो गई है। ये जगह देखिए यहाँ पे गैप फॉर्म हो गया है और इन्फ्लेमेशन हो गया है। तो इसकी वजह से जो है वहाँ की फ्लूइड लॉस भी होने लगती है। फ्लूइड जो है नी जॉइंट का ये बताया जा रहा है कि नी जॉइंट में बोन एंड कार्टिलेज के इरोजन की वजह से, लॉस होने की वजह से वहाँ पे जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो थिक हो जाता है और वहाँ से साइनोवियल फ्लूइड जो है, जैसे कि कहते हैं कि जो फ्लूइड होता है वो लॉस होने लगता है और लॉस होने की वजह से जो फ्रिक्शन है वो नी जॉइंट का बढ़ जाता है। फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ का जो ये होता है फ्लूइड कम होने की वजह से फ्रिक्शन होता है, रब बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वजह से मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होने लगता है और जॉइंट्स स्टिफनेस होने लगती है। जॉइंट स्टिफ हो जाता है और अपना ये इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वहाँ पर जॉइंट वार्म हो जाता है, रेड हो जाता है। आइए जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स क्या क्या हैं। फर्स्ट सिम्टम है डिस्टर्ब्ड स्लीप, लो ग्रेड फीवर, फटीग, डिप्रेशन एंड मूड चेंजेस। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, मूड चेंजेस होता है, स्लीप में डिस्ट्रप्शन होता है। नमनेस एंड टिंगलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, जॉइंट्स फील वार्म टू टच। तो जो नमनेस यानी कि बहुत ज़्यादा झंझनाहट होगी हैंड्स एंड फीट में और पार्ट जो है हैंड्स एंड फीट सुन्न हो जाता है। जॉइंट्स भी जो है वो वार्म होता है टच करने पर। ड्राई आइज़ होगा एंड माउथ में ड्राइनेस हो जाएगा, लुब्रिकेशन नहीं रहेगा, वेट लॉस होगा, जॉइंट पेन, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस दैट्स ऑफन सिमेट्रिकल। तो जो जॉइंट है वो कैसा होगा, जॉइंट में क्या होगा, पेन होगा, स्वेलिंग होगा, साथ ही वो स्टिफ हो जाएगा और दोनों साइड का पार्ट में स्टिफनेस, ये सिम्टम जो है दोनों साइड के पार्ट्स में इक्वली होगा। पेन ऑफन स्टार्ट्स इन फिंगर्स एंड रेडिएट्स टू स्प्रेड्स टू अदर जॉइंट्स। तो पहले जो है पेन स्टार्ट होता है फिंगर्स में एंड टोज में, उसके बाद वो स्प्रेड होता है जॉइंट्स में, अदर जॉइंट्स में। जॉइंट्स लुक रेड एंड डिस्कलर्ड। तो जॉइंट्स जो होते हैं वो रेड कलर का दिखता है और डिस्कलर्ड होता है। पेन इन बिग टोज, बिग टोज में पेन होता है। नेक्स्ट सिम्टम है वॉर्ड्स। वॉर्ड्स जो होता है वो जैसे मस्सा हो जाता है जिन लोगों को, उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है डल्का मारा। नेक्स्ट सिम्टम है वूपिंग कॉफ। आइए जानते हैं वूपिंग कॉफ के बारे में इस वीडियो में। वूपिंग कॉफ के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं बेबीज़ में। अर्ली सिम्टम्स होते हैं रनी नोज, माइल्ड ओकेजनल कॉफ, लो ग्रेड फीवर, पॉजेज इन ब्रीदिंग। लेटर स्टेज सिम्टम्स क्या होते हैं, बाद में कौन से सिम्टम्स आते हैं, एग्जॉशन, वॉमिटिंग आफ्टर कॉफिंग, कॉफिंग फिट्स विद और विदाउट वूपिंग। तो एग्जॉशन, बच्चा बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है उसको कॉफ के बाद में, खांसी के बाद में,
खांसी उसको वूपिंग साउंड रहता भी है कभी कभी या नहीं भी रहता है। माइल्ड ओकेजनल कॉफ रहता है, रनी नोज रहेगा, कभी कभी खांसी रहती है कभी कभी नहीं रहती है, लो ग्रेड फीवर रहेगा और सांस लेने में कभी कभी सांस रुक जाती है। अर्ली सिम्टम्स एडल्ट्स में कौन से होते हैं? पहला है स्लाइट फीवर, दूसरा है माइल्ड और ओकेजनल कॉफिंग, रनी नोज, अ पॉज इन ब्रीदिंग इन ट्रबल। तो ब्रीद करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने लगती है सांस लेने में। आफ्टर द फर्स्ट और सेकेंड वीक सिम्टम्स में इंक्लूड, मतलब फर्स्ट और सेकेंड वीक के बाद में कौन से सिम्टम्स आते हैं? प्रोलॉन्ग्ड रिपीटेड और वॉयलेंट कॉफिंग एपिसोड्स। तो ये बहुत ज़्यादा लंबे समय से खांसी आएगी और बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट रहेगा और बहुत जल्दी जल्दी खांसी आती है। वूपिंग साउंड व्हेन इनहेलिंग, तो जब इनहेल करता है, ब्रीदिंग मतलब सांस जब अंदर लेता है तो उसमें वूपिंग का एक साउंड आता है। वूपिंग साउंड मैं इस वीडियो में दिखाती हूँ आपको कि कैसे सुनाई देता है वो वूपिंग साउंड। नेक्स्ट सिम्टम है वॉमिटिंग, वॉमिटिंग भी होता है। एग्जॉशन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड कॉफिंग, बहुत ज़्यादा खांसी कर करके बहुत ज़्यादा पेशेंट थक जाता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि वूपिंग साउंड क्या होता है। हेलो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एडवाइस करिए, सजेस्ट करिए नेक्स्ट आने वाली वीडियो मुझे किस पर बनानी चाहिए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर मिलती रहे। और मेरी लाइव सेशंस को आप लोग ज़रूर अटेंड किया करिए। ये सैटरडे को एवरी सैटरडे 1 o'clock होता है। आप अपनी क्वेरीज़ को इसमें पूछ सकते हैं मुझसे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो वॉच करने के लिए।